हेलो फ्रेंड्स, मैं अभिषेक देवांगन। जीके हब सीजीपीएससी के इस यूट्यूब चैनल पर आपका फिर से स्वागत है। आज हम बहुत ही इम्पोर्टेंट एमसीक्यू करने वाले हैं सहकारी समिति से रिलेटेड, या बोल सकते हैं आप इस अधिनियम से रिलेटेड। जो जो क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हो सकते हैं उसको लेकर आया हूं। ये पार्ट पहला है, इसके बाद हम और पार्ट लेकर आते रहेंगे। इसमें लगभग इतने क्वेश्चन शामिल, मतलब 30 क्वेश्चन शामिल किया हूं जो आसपास के अभी राज्यों में भी आए हुए हैं, और उसके साथ साथ आपके छत्तीसगढ़ में भी आने की पूरी संभावना है। तो चलिए देखते हैं और क्लास शुरू करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, सहकारी आंदोलन की शुरुआत सबसे पहले कब हुई? याद रखिएगा, सहकारी आंदोलन की शुरुआत सबसे पहले किस देश में हुई? तो मैं आपको बताया था, सहकारी आंदोलन की शुरुआत अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले ये कहां किया गया था? ये किया गया था इंग्लैंड में किया गया था। इसका आंसर तो सबसे पहले आपको लगाना है, इंग्लैंड में किया गया था। किसके द्वारा किया गया था ये भी बता चुका हूं। तो ये किया गया था रॉबर्ट ओवन के द्वारा किया गया था। इसलिए रॉबर्ट ओवन को क्या कहा जाता है? विश्व में सहकारिता का जनक कहा जाता है। इसलिए इसको क्या कहा जाता है? विश्व की बात कर रहा हूं मैं। विश्व में सहकारिता का जनक किसको कहा जाता है? रॉबर्ट ओवन को कहा जाता है, जो कि कहां के थे? इंग्लैंड के थे। इसलिए सहकारी आंदोलन या सहकारिता की शुरुआत जो है वो सबसे पहले कहां से हुई? इंग्लैंड से हुई। ठीक, चले दूसरा देखते हैं। सहकारी सोसाइटी अधिनियम भारत में सबसे पहले कब आया? सहकारी सोसाइटी अधिनियम भारत में सबसे पहले कब आया? तो देखिए, मैं आपको बताया था 1904 बताया था, लेकिन आंसर 1912 लिया गया है। समझिएगा, अब 1904 में क्या आया था, कौन से समिति की सिफारिश पर आया था, मैं आगे बताऊंगा, आगे उसको क्वेश्चन में कवर कराया हूं। लेकिन अगर आपसे क्वेश्चन ये आ जाए कि सहकारी सोसाइटी अधिनियम, अगर सामान्य दे दे सहकारी सोसाइटी अधिनियम कब आया था, तो आपको पता होना चाहिए सहकारी सोसाइटी अधिनियम ये आया था 1912 में आया था। याद रखिए, और जो मैं बताया हूं वो आपका था 1900। इसमें ये नहीं बोला है कि, सॉरी, इसमें ये बोला है, देखिएगा, भारत में सबसे पहले कब आया सहकारी सोसाइटी अधिनियम। और मेरे क्लास में आप देखे होंगे मैं 1904 बताया हूँ। 1904 में क्या आया था मैं बताऊंगा, ठीक है। मैं आपको उसमें भी बता चुका हूं आपके थ्योरी वाले पोर्शन में। लेकिन अगर आपको इतना याद रखना है, अगर क्वेश्चन दे दे कि भारत में सबसे पहले कब आया, तब आपको 1904 को ना लगाकर आपको लगाना है 1912 को, क्योंकि ये अदर स्टेट के जो हुआ था एग्जाम, उसमें ये आंसर लिया गया था 1912। ठीक है, तो सहकारी सोसाइटी अधिनियम 1912 में आया सबसे पहले भारत में। क्लियर, चलिए अगला देखते हैं। कृषि एवं ग्रामीण विकास हेतु सबसे शीर्ष संस्था निम्न में से कौन सी है? तो मैं आपको बताया था कि कृषि और ग्रामीण विकास के लिए सबसे शीर्ष संस्था होती है जिसका नाम है नाबार्ड। इसकी शीर्ष संस्था है नाबार्ड। ठीक है, इसका मेन काम क्या है? कृषि तथा ग्रामीण विकास करना। ठीक है, कृषि का विकास करना और ग्रामीण विकास करना। और इसकी स्थापना हुई थी 12 जुलाई 1982 को इसकी स्थापना हुई थी नाबार्ड की, जिसका मुख्यालय मुंबई में है। समझ रहे हैं? और यही नाबार्ड, याद रखेगा, ये शीर्ष संस्था है जो कि केंद्र की है, और यही क्या करती है? इसी के अंतर्गत आता है सहकारी बैंक। और ये इसी के अंतर्गत क्या आएगा? सहकारी बैंक आएगा। और सहकारी बैंक जो है राज्य में 3 प्रकार के होते हैं। पहला अपेक्स बैंक, जो कि राज्य का प्रमुख बैंक है। जिले का प्रमुख बैंक, जिसको आप बोलते हैं जिला सहकारी बैंक या केंद्रीय सहकारी बैंक। और ग्रामीण स्तर का जो प्रमुख या शीर्ष बैंक होता है उसको बोलते हैं आप प्राथमिक सहकारी साख समिति बैंक, या प्राथमिक कृषि साख सहकारी समिति बोलते हैं। ठीक है, इसको क्लियर है? तो नाबार्ड जो है वो कृषि एवं ग्रामीण विकास के लिए सबसे सर्वोच्च संस्था के रूप में है। तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन ए। क्लियर? अपेक्स बोलेगा तो ये राज्य की सबसे बड़ी संस्था है अपेक्स। ठीक है, जिला बोलेगा तो जिला की सबसे बड़ी संस्था है आपका कौन सा? जिला सहकारी बैंक। और प्राथमिक सहकारी बैंक ये आपका ग्रामीण स्तर की सबसे सहकारी बैंक, सबसे शीर्ष संस्था है। और प्राथमिक सहकारी बैंक ही आपको अल्पकालीन ऋण देता है, अल्पकालीन ऋण देने का काम करता है। समझ रहे हैं? अल्पकालीन ऋण मतलब 15 माह तक का ऋण देगा, उसी को आप क्या बोलोगे? अल्पकालीन ऋण बोलोगे, जो कि 0% ब्याज दर पर देता है, 0% ब्याज दर पर। क्लियर? ठीक, मैं एक एक चीजों को भी इसमें भी आपको डिस्क्राइब करते जा रहा हूँ। जिला सहकारी बैंक, या फिर इसी को क्या क्या कहा जाता है? केंद्रीय सहकारी बैंक। और ये याद रखेगा, ये होता है, ये मध्यकालीन ऋण देता है, मध्यकालीन ऋण देने का काम करता है। क्लियर है? ठीक, चलिए अगला देखते हैं। एक सहकारी समिति की स्थापना करने के लिए न्यूनतम कितने सदस्यों की आवश्यकता होती है? तो मैं अपने पहले वीडियो में आपको बताया था 15, लेकिन उसको मैं सुधरवा भी दिया था। ठीक है, तो ये चेंज हो चुका है ना, संशोधन करके, पहले फिर 20 था, उसके बाद अब संशोधन कर दिया गया है। छत्तीसगढ़ सहकारी सोसाइटी अधिनियम 1960 में इसमें संशोधन करके अब कर दिया गया है 10। इंपॉर्टेंट है, याद रखेगा। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए। छत्तीसगढ़ में अगर आपको किसी भी सहकारी सोसाइटी की स्थापना करनी है, जो सहकारी सोसाइटी की स्थापना करने के लिए क्या चाहिए? आपको एक विशिष्ट उद्देश्य चाहिए।
ठीक है, एक विशिष्ट उद्देश्य होना चाहिए। तो इस विशिष्ट उद्देश्य की पूर्ति करने के लिए अगर आप कम से कम 10 सदस्य है तब तो एक सहकारी समिति की आप स्थापना कर सकते हैं। क्लियर। चलिए अगला है, सहकारी समितियों में निम्नलिखित विशेषताएं नहीं है। कौन सी विशेषता नहीं है, इंपॉर्टेंट। देखिए अभी तक आपको पढ़े बताया था कि मैं कौन कौन सी विशेषताएं हैं। कई सारी विशेषताएं हैं। लोगों के द्वारा लोगों के लिए बनाई गई संस्था है, जो कि एक क्या है बोल सकते हैं आप, लोकतांत्रिक व्यवस्था, लोकतांत्रिक पद्धति पर आधारित है, समझ रहे हैं। और उसके अलावा क्या था, ये लोगों के द्वारा बनाया जा रहा था, ठीक है, मतलब आपसी साझेदारी से बनाई जाती है ये। इसमें आप आर्थिक हितों को ध्यान में रखकर बनाया जाता है। इन सभी विशेषताओं को मैं आपके बता चुका हूं। लेकिन इसमें क्या बोल रहे हैं, कौन सी विशेषता नहीं है। ठीक, तो आपको बताया था मैं, पहला क्या है, खुली सदस्यता, ये तो है, कोई भी व्यक्ति सहकारी समिति का सदस्य बन सकता है और कोई भी व्यक्ति उस समिति के सदस्यता को त्याग सकता है। ठीक है। दूसरा, अलग कानूनी इकाई, इसके लिए एक कानून अलग होता है, अलग से नियम बनाए जाते हैं। ठीक है। तीसरा, लाभ का उद्देश्य, और चौथा मतदान शक्ति। मतदान शक्ति भी सबकी बराबर होती है। मतदान शक्ति मतलब लोकतांत्रिक व्यवस्था, मतलब मतदान देने की शक्ति सबकी बराबर होगी। लाभ का उद्देश्य, इसका याद रखेगा, इसका कार्य तो भले ही आर्थिक क्रियाकलापों को सुचारू रूप से चलाना है, लेकिन ये याद रखिएगा ये निजी स्वार्थ के लिए नहीं करते। ये निजी स्वार्थ को ध्यान में न रखकर किया जाता है, समझ रहे हैं। इसमें सभी व्यक्ति अपना अपना क्या देखते हैं, लाभ देखते हैं, मतलब आर्थिक हित को देखते हैं, लेकिन प्रॉपर इसका उद्देश्य एकदम लाभ कमाना नहीं है, समझ रहे हैं, आर्थिक गतिविधि करना है। अगर क्वेश्चन आया कौन सी विशेषता नहीं है, तो लाभ का, केवल और केवल लाभ का उद्देश्य अगर बोल दिया जाए कि लाभिज कमाने के लिए हम इसको कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं है, क्योंकि एक व्यक्ति के लाभ के लिए इसको नहीं खोला जाता, समस्त व्यक्तियों के आर्थिक हितों को ध्यान में इसको रखकर खोला जाता है। क्लियर है। चलिए अगला है, छठवा है, निम्नलिखित में से कौन समान ये मापदंड है। ठीक है, ये मापदंड, मापदंड मतलब आधार, छत्तीसगढ़ सहकारी सोसाइटी अधिनियम 1960 के अनुसार एक सहकारी समिति के सदस्य बनने से संबंधित नहीं है। कुल मिला के ये बोल रहा है, अगर आपको सहकारी, इस छत्तीसगढ़ सहकारी सोसाइटी समिति अधिनियम 1960 के अंतर्गत अगर आपको किसी भी सहकारी समिति का सदस्य बनना है, तो उसके लिए क्या योग्यता होनी चाहिए, ठीक है, या क्या योग्यता नहीं होनी चाहिए पूछ रहा है इसमें। तो आपको बताया था मैं, एक याद रखिएगा, योग्यता की अगर मैं बात करूं, योग्यता की बात करूं तो समझना, सबसे पहले क्या होनी चाहिए, पहला आपकी एज जो है 18 वर्ष से अधिक होनी चाहिए। आपकी एज 18 वर्ष से अधिक होनी चाहिए। एक व्यक्ति की योग्यता के बारे में बता रहा हूं। समिति के बनाने के लिए तो कम से कम 10 चाहिए, किसी एक व्यक्ति के लिए क्या चाहिए, 18 वर्ष से अधिक होना चाहिए। ये सबसे पहली योग्यता है। और समझ रहे हैं, और क्या नहीं होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए योग्यता में, तो पहला पागल ना हो, दूसरा दिवालिया ना हो, ठीक, ये सभी प्रकार से नहीं होना चाहिए बोल रहा है। तो अगर आप विकल्प में देखेंगे तो क्या लिखा है, कौन सा एक विकल्प है जो सदस्य बनाने के लिए मतलब का आधार नहीं है, ये पूछ रहे हैं। तो पहला ही दिया है 21 वर्ष की आयु प्राप्त कर ली हो, जो कि अपने में ही गलत है। ठीक है, कम से कम 18 वर्ष की आयु पूरी करेगा तब वो बन सकता है। 21 वर्ष में तो बन ही सकता है, लेकिन 18 वर्ष के साथ भी अगर पूरा कर लिया है तो भी वो समिति का सदस्य बन सकता है। तो ऑप्शन ए। ठीक, आप तीनों को देख लेना, अच्छी बुद्धि का हो, ये सब आपको पता होगा। ठीक है, ये इसका आंसर होगा। ठीक, 18 वर्ष होगा तब वो उसकी सदस्य बन सकता है। अगला देखते हैं, छत्तीसगढ़ सहकारी समिति अधिनियम 1960 के अंतर्गत प्राथमिक समिति से अभिप्रेत क्या है। अभी मैं आपको कल की वीडियो में बताया था, छत्तीसगढ़ सहकारी सोसाइटी अधिनियम 1960 जब मैं आपको बताया था, ठीक है, इसको समिति का मतलब सोसाइटी भी है ना, जो आप बार बार जो सोसाइटी बोल रहा हूँ और लिख समिति रहा हूँ, इसका मतलब सोसाइटी का मतलब समिति है। ठीक है, सोसाइटी इंग्लिश है, हिंदी इसका समिति है। तो क्या बोल रहा है, छत्तीसगढ़ सहकारी सोसाइटी अधिनियम 1960 के अंतर्गत प्राथमिक समिति, तो प्राथमिक समिति से अभिप्रेत है। तो कल की क्लास में आपको बताया था कि प्राथमिक समिति किसको कहा जाएगा। ठीक है, तो प्राथमिक समिति बोलेंगे जो शीर्ष संस्था ना हो, समझ रहे हैं, जो देखिएगा प्राथमिक समिति मतलब प्राथमिक सहकारी बैंक समझ लीजिए आप इसको। ठीक है, जो ना तो आपको पता होगा प्राथमिक ये ग्रामीण स्तर पर कार्य करता है, और ग्रामीण स्तर पर कार्य करने वालों को आप क्या पूरा का पूरा एक समिति जो है क्या एक शीर्ष समिति है क्या, नहीं, शीर्ष समिति तो राज्य में अपेक्स बैंक है, या अगर पूरी बात करें भारत पे तो नाबार्ड है। मतलब ये क्या है बताइए, क्या ये शीर्ष समिति है क्या, ये शीर्ष समिति नहीं है, समझ रहा है, ये शीर्ष समिति नहीं है। और दूसरा देखा जाए तो ये नहीं है। दूसरा, वह समिति जो केंद्रीय समिति हो, क्या केंद्रीय समिति है, नहीं है, ये केंद्रीय समिति भी नहीं है, समझ रहे हैं। तो यही लिखा हुआ है आपके अधिनियम में। अधिनियम में साफ साफ लिखा हुआ है कि प्राथमिक समिति कौन होगा, तो कौन होगा ये नहीं लिखा है, वो ये लिखा है ऐसी समिति
जो शीर्ष समिति को छोड़ दिया जाए, मतलब अगर शीर्ष समिति को छोड़ दिया जाए और ऐसी समिति जो केंद्रीय समिति हो को इसको छोड़ दिया जाए, बाकी ये दोनों शीर्ष समिति और केंद्रीय समिति को छोड़ दे तो जो भी समिति होगी वो क्या होगी, प्राथमिक समिति होगी। समझ रहे हैं? तो प्राथमिक समिति जो है वो क्या नहीं होगी, शीर्ष समिति भी प्राथमिक समिति नहीं होगी और केंद्रीय समिति भी नहीं होगी। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा, वह समिति जो ना तो शीर्ष समिति हो और ना ही केंद्रीय समिति हो। क्लियर है? ठीक, अगला देखते हैं, नहीं है ना, ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, चौथा। अगला है, इस अधिनियम के तहत पंजीकृत और बैंकिंग व्यवसाय में संलग्न एक सोसाइटी, समझना क्या बोल रहा है, इस अधिनियम के तहत जो रजिस्टर्ड है और तथा बैंकिंग व्यवसाय में जो जुड़े हुए हैं ऐसी सोसाइटी, जैसा कि इस अधिनियम में निर्दिष्ट है, को सहकारी बैंक कहा जाएगा। तो कौन से अधिनियम के तहत ये रजिस्ट्रीकृत है, जिसको आप क्या बोलोगे, सहकारी बैंक बोलोगे। जो बैंक जो व्यवसाय में संलग्न है, ठीक है, ऐसी किसको आप कौन से अधिनियम के अंतर्गत रजिस्टर्ड है, जिसको आप सहकारी बैंक बोलेंगे। तो मैं आपको बता चुका हूं, याद रखिएगा, बैंकिंग विनिमय अधिनियम 1949 में कल दो बार इसका जिक्र किया था जब आपको अधिनियम पढ़ा रहा था। तो बैंकिंग विनिमय अधिनियम 1949 के तहत रजिस्टर्ड हो ऐसे संस्था को आप क्या बोलोगे, ऐसे समिति को आप सहकारी बैंक बोलोगे। ठीक, चलिए अगला देखते हैं। अगला याद रखिएगा, उसके साथ साथ या भी याद लिख लीजिएगा, या आरबीआई की जो आरबीआई का जो था ना अधिनियम, उसके तहत भी अगर वो रजिस्ट्री की तो उसको भी आप सहकारी बैंक बोलेंगे। ठीक, चलिए अगला है, 9वां है, छत्तीसगढ़ सहकारी सोसाइटी अधिनियम 1960 को 19 राष्ट्रपति की अनुमति कब प्राप्त हुई। ठीक, ये राष्ट्रपति की अनुमति कब प्राप्त हुई, तो याद रखिएगा 28 अप्रैल, अगर हम बात करें 28 अप्रैल 1961, और दो डेट आता है, दूसरा है आपका 12 मई 1961, 12 मई 1961। तो 18 मई 1961 को क्या हुआ था, सॉरी 28 अप्रैल 1961 को राष्ट्रपति की क्या मिली थी, अनुमति मिली थी, राष्ट्रपति की अनुमति मिल गई थी। और 12 मई 1961 को ये एमपी के मध्य प्रदेश के राजपत्र में क्या हो गया था, प्रकाशित हो गया था, राजपत्र में इसको प्रकाशित किया गया था। समझ रहे हैं? तो क्वेश्चन दोनों प्रकार से आ सकता है, मध्य प्रदेश के राजपत्र में कब प्रकाशित किया गया, 12 मई 1961, और राष्ट्रपति का अनुमोदन इसमें कब मिला, इसमें तो 28 अप्रैल 1961 को मिला। तो क्वेश्चन क्या पूछा है, राष्ट्रपति की अनुमति कब मिली, तो इसका आंसर हो जाएगा 28 अप्रैल 1961 को मिला है। ठीक, अगर क्वेश्चन में आ जाता राजपत्र में कब प्रकाशित हुआ, तो आपको क्या लगाना था, 12 मई 1961 को। क्लियर? चलिए अगला देखते हैं, छत्तीसगढ़ सहकारी सोसाइटी अधिनियम 1960 में कुल कितने अध्याय और धाराएं हैं। ठीक है, तो कल मैं बता चुका हूं, कल की वीडियो में टोटल कितने 11 अध्याय हैं और 11 अध्याय है और 96 धाराएं हैं इसमें। ठीक है, 11 भाग है और टोटल धारा कितनी है, 96 है। क्लियर? चलिए अगला देखते हैं, बहुराज्य सहकारी समिति, बहुराज्य मतलब ऐसे सहकारी समिति जो एक से अधिक राज्यों में कार्य करती है। जैसे एग्जांपल की मैं बात करूं, जैसे मान लीजिए छत्तीसगढ़ में एक बात की बात है, कोई दूध बनाने वाली जो कंपनी है, दूध बनाने वाली एक सहकारी सोसाइटी है, कंपनी है, ये क्या करती है, अपनी दूध का जो प्रोडक्शन है छत्तीसगढ़ में कर रही है, उसके साथ साथ इसको सप्लाई एमपी में भी कर रही है, एमपी के साथ साथ महाराष्ट्र में भी कर रही है। तो ऐसी समितियों को आप क्या बोल देते हैं, बहुराज्य सहकारी समिति बोल देते हैं। समझ रहे हैं? क्लियर है? जो एक से अधिक राज्यों में अपना काम संभाल रही है। तो बहुराज्य सहकारी समिति किस अधिनियम के तहत पंजीकृत की जाएगी। तो अगर ऐसी कोई समिति है, समझ रहा, देखो समिति दो प्रकार की होगी, कुछ इस प्रकार आपको बता देता हूं। पहला होगा ऐसी समिति होगी जो याद रखेगा, जो अंतर अंतरराज्य की सहकारी समिति मतलब जो राज्य के अंदर ही कार्य करेगी, कहीं बाहर सप्लाई नहीं करेगी। दूसरा है बहुराज्य की सहकारी समिति, ऐसा जो दो से एक या एक से दो, कम से कम दो राज्यों में काम करेगी। ठीक है, मतलब अपने राज्यों को के अलावा किसी अन्य राज्यों में भी कार्य करेगी, उसको क्या बोलोगे, बहुराज्य की सहकारी समिति। अंतरराज्य की सहकारी समिति अगर वो रजिस्ट्रेशन करवाना चाहती है, मतलब मान लीजिए मैं दूध का उत्पादन, मतलब दूध बनाने के लिए या दूध के प्रोडक्शन के लिए मैं एक समिति बनाया, तो समिति केवल छत्तीसगढ़ में काम करेगी, तो रजिस्ट्रेशन मेरे को किस अधिनियम के तहत कराना पड़ेगा, तो वो है छत्तीसगढ़ सहकारी सोसाइटी अधिनियम 1960 के अंतर्गत क्या करना पड़ेगा, रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। लेकिन अगर बहुराज्य की सहकारी समिति है जो एक से अधिक राज्यों में काम करती है, तो इसको रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए याद रखिएगा
आपको कौन सा अधिनियम लगेगा, तो इसको रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए इंपॉर्टेंट है, याद रखिए, एक सेकेंड, ये थोड़ा गलती हो गया, ये है 2002 है, इसको 2002 कर लीजिएगा, ठीक है, 2002 है, 22 नहीं है, 2002 है। तो बहुराजकीय सहकारी समिति अधिनियम 2002 के तहत क्या करना पड़ेगा, उसको रजिस्ट्रेशन या पंजीयन कराना पड़ेगा। क्लियर। अंतरराजकीय है तो 1960, और बहुराजकीय है या एक से अधिक राज्य के लिए है तो बहुराजकीय सहकारी समिति अधिनियम 2002 के तहत रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। क्लियर। ठीक, चलिए अगला देखते हैं, एक से मिटा देता हूं इसको मैं। अगला है संविधान की 7वीं अनुसूची। 7वीं अनुसूची आपको सबको पता होगा, संविधान की 7वीं अनुसूची के तहत जो सहकारिता है वो निम्न में से किसका विषय है। तो आपको मैं बताया था सहकारिता, आप सुने होंगे 1919 में क्या आया था, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार आया था, ठीक है, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार आया था। तो 1919 से लेकर 2011 तक सहकारिता जो है वो केंद्र सूची का विषय है, केंद्र सूची का विषय था, याद रखिएगा, केंद्र सूची का विषय था। लेकिन मैं बोल रहा हूँ 2011 में क्या लाया गया, 97वां संविधान संशोधन लाया गया। और जब 97वां संविधान संशोधन लाया गया तब सहकारिता को राज्य सूची का विषय बना दिया गया, का किसका, राज्य सूची का विषय बना दिया गया। समझ रहे हैं। तो क्वेश्चन वर्तमान के परिप्रेक्ष्य में पूछ रहा है कि 7वीं अनुसूची के तहत सहकारिता किसका विषय है, तो वह राज्य सूची का विषय है। अर्थात राज्य सूची मतलब पूरा नियम और कानून, सभी प्रकार के नियम कानून बनाने की शक्ति केवल और केवल राज्य सरकार को है। ठीक, चलिए अगला देखते हैं। अंतरराज्यीय सहकारी समितियों को किस अधिनियम के तहत पंजीकृत किया जाता है। अभी बताया था अंतरराज्यीय मतलब आपके राज्य के अंदर जो काम कर रहे हैं वो, तो वो क्या था, याद रखना 1960 छत्तीसगढ़ सहकारी समिति अधिनियम 1960 के अंतर्गत। अगला है सहकारी समितियों की स्थापना निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार, मतलब सहकारी समितियों की स्थापना करना, जैसे आप मान लीजिए सहकारी समिति की स्थापना करना चाहते हैं, तो ये आपका कौन सा अधिकार है, क्या मौलिक अधिकार है, या कानूनी अधिकार है, या राजनीतिक अधिकार है, कि ये जीवन का अधिकार है। तो मैं आपको बता चुका हूँ 97वां संविधान संशोधन जब 2011 को हुआ था, तब आपको मैं बताया था कि इस सहकारी समिति को, याद रखिए, किसमें जोड़ दिया गया था, संविधान के अनुच्छेद 19(1)(c) में जोड़ दिया गया था। ठीक है, 19 का 1 के सी में जोड़ दिया गया था, ऐसे याद रखिए, 19 का 1 का सी, ऐसे लिखिए, आपको 19 का 1 के सी में जोड़ दिया गया था। समझ रहे हैं। तो 19 क्या बोलता है आपका, याद रखिएगा, 19 आपका बोलता है स्वतंत्रता का अधिकार। ठीक है, सभी व्यक्तियों को सहकारी समिति की स्थापना करना सभी व्यक्तियों का एक मौलिक अधिकार है। तो इनको फंडामेंटल राइट में इसको जोड़ दिया गया है, किसको, सहकारी समितियों को। इसीलिए ये सहकारी समिति की स्थापना करना अब आपका एक फंडामेंटल राइट है, मौलिक अधिकार है। क्लियर। चले अगला देखते हैं। 97वें संविधान संशोधन में याद रखिएगा, मैं कई चीजें आपको बार बार बता चुका हूं, 4 चीजें जोड़ी गई थी। पहला, जो सहकारिता को क्या बोल दिया गया था, राज्य सूची का विषय बना दिया गया था। उसके अलावा 19 का 1 का सी जोड़ा गया था, मतलब मौलिक अधिकार बना दिया गया था। उसके अलावा राज्य के नीति निर्देशक तत्व के अंतर्गत 42 बी जोड़ा गया था। ठीक है, राज्यों का यह कर्तव्य होगा कि वो सहकारिता को क्या दे, सहकारिता को आगे बढ़ाए। ठीक है, और उसके अलावा संविधान के 9 का क्या जोड़ दिया गया था, भाग 9 का ख जोड़ दिया गया था, सहकारी सोसाइटी या सहकारी समिति। ये 4 चीजें हुई थी किसके अंतर्गत, 97वें संविधान संशोधन 2011 के अंतर्गत। क्लियर। चलिए अगला देखते हैं। संविधान के किस भाग में सहकारी समिति का उल्लेख है। अभी देखिए, मैं आपको बताया किसमें है, अनुच्छेद भाग 9 के ख में बताया गया, भाग 9 के ख में बताया गया है किसके बारे में, सहकारी समिति। भाग 9 में बताया गया है पंचायती राज के बारे में बताया गया है। भाग 9 के क में बताया गया है नगरीय निकाय के बारे में बताया गया है, किसके बारे में, नगरीय निकाय के बारे में। और भाग 9 के ख में बताया गया है, अभी आपको बताया हूं, सहकारी समिति के बारे में बताया गया है 9 के ख में। क्लियर। चलिए अगला है, सहकारी समिति में सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी होती है। तो आपको बताया था मिनिमम कितना होना चाहिए, मिनिमम तो होता है 10, लेकिन मैक्सिमम का याद रखेगा, मैक्सिमम का कहीं भी कुछ भी नहीं पता कि मैक्सिमम कितनी होनी चाहिए, कहीं नहीं लिखा है। तो याद रखिएगा, निर्दिष्ट नहीं है, अर्थात कहीं भी नहीं लिखा है कि संख्या कितनी होनी चाहिए। चलिए अगला है, छत्तीसगढ़ में सहकारिता का जनक किसे कहा जाता है। इंपॉर्टेंट लगा लीजिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। छत्तीसगढ़ में सहकारिता के जनक किसको कहते हैं, ठाकुर प्यारेलाल सिंह को कहा जाता है। ठाकुर प्यारेलाल सिंह को छत्तीसगढ़ में सहकारिता का जनक कहा जाता है। विश्व में सहकारिता का जनक किसको कहते हैं, विश्व में कहते हैं रॉबर्ट ओवन को कहते हैं। समझना क्या बोल रहा हूं मैं। अगर मान लीजिए आ जाए सहकारिता का जनक, एक सेकेंड, इसको मैं आपको पूरा लिख देता हूँ, सहकारिता का जनक, सहकारिता का जनक अगर आ जाए तो ठीक। अगर पहला क्वेश्चन आपसे पूछ दे कि छत्तीसगढ़ में सहकारिता का जनक कौन है, भारत में सहकारिता का जनक कौन है,
और विश्व में सहकारिता का जनक कौन है? ये तीनों आ सकता है आपका, ठीक है। तो छत्तीसगढ़ में सहकारिता का जनक कौन होगा? ठाकुर प्यारेलाल, अभी हम पढ़े हैं, ठाकुर प्यारेलाल पढ़े हैं। और अगर पूछ दे कि विश्व में सहकारिता का जनक कौन होगा, तो अभी आपको बताया था रॉबर्ट ओवन होंगे विश्व में सहकारिता के जनक, जो कि कहां से थे? इंग्लैंड से थे, ठीक है, इंग्लैंड से थे, समझ रहे हैं। और इंग्लैंड में ही सबसे पहले सहकारिता की शुरुआत हुई। और भारत का अगर कोई क्वेश्चन कर दे कि भारत में सहकारिता का जनक कौन है, तो वो है एफ निकोलसन। एफ निकोलसन को क्या कहा जाता है? भारत में सहकारिता का जनक कहा जाता है। क्लियर है? इस चीजों को आप अच्छे से नोट करके लिख लीजिएगा। क्लियर? चलिए अगला देखते हैं। भारत में सहकारिता आंदोलन का जनक किसको कहा जाता है? अभी बताया हूं किसको, एफ निकोलसन को कहा जाता है। क्लियर? चलिए अगला है, छत्तीसगढ़ सहकारी सोसाइटी अधिनियम 1960 के अंतर्गत निम्न में से कौन सा संचालक मंडल का प्रतिनिधित्व नहीं करता? ठीक, मेरी अगर आप कल की वीडियो देखे होंगे, उसमें मैं पूरे के पूरे डेफिनेशन को बताया था, परिभाषा को बताया था। तो आपको ये बताया था कि संचालक मंडल को परिभाषित किया गया है, और ये कहा गया है कि संचालक मंडल कौन नहीं बन सकता, संचालक मंडल का प्रतिनिधित्व कौन नहीं कर सकता। ठीक, तो याद रखिएगा, प्रबंधक संचालक ये संचालक मंडल का प्रतिनिधित्व कर सकता है, अतिरिक्त प्रबंधक संचालक ये भी कर सकता है, संचालक विपणन ये भी कर सकता है, लेकिन कार्यकारी जो संचालक पंचायत है, याद रखिएगा, कार्यकारी संचालक पंचायत वो संचालक मंडल का प्रतिनिधित्व नहीं कर सकता। क्लियर? तो इसका आंसर हो जाएगा चौथा डी, चौथा हो जाएगा इसका ऑप्शन डी। अगला है, सहकारिता आंदोलन निम्नलिखित में से किसके ज्यादा नजदीक है? सहकारिता आंदोलन जो है, स्वाभाविक सी बात है, सहकारिता आंदोलन मतलब अपने आर्थिक उद्देश्य को या आर्थिक उद्देश्य की पूर्ति करने के लिए ही सहकारिता या सहकारी समिति बनाई जाती है। तो जो भी आंदोलन अभी तक हुआ था सहकारिता आंदोलन से संबंधित, वो याद रखिएगा, वो अपने आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए ही हुआ था। तो क्वेश्चन आया कि सहकारिता आंदोलन जो है वो सबसे ज्यादा किसके नजदीक है? तो आपके आर्थिक स्थिति के ज्यादा नजदीक है, ठीक है, ना कि धार्मिक, ना कि सामाजिक और ना ही राजनीतिक, तो आर्थिक से है। क्लियर? चलिए अगला है, सहकारिता का प्रमुख दोष क्या है? सहकारिता का प्रमुख दोष क्या? समझिएगा, एक चीज है, अब आप समझिए, एक सहकारिता मतलब क्या होती है? साथ में काम करना, कोऑपरेटिव मतलब साथ में काम करना। अगर आप किसी सहकारी समिति की स्थापना करते हैं, ठीक, तो कई लोग कर सकते हैं, लेकिन कई लोग को अभी भी नहीं पता कि सहकारी जो समिति है उसकी स्थापना करना आपका फंडामेंटल राइट है। अभी अभी भी कईयों को नहीं पता, इवन ये भी नहीं पता कि सहकारी समिति होती क्या है। तो जब इनको अच्छे खासे पढ़े लिखे लोगों को नहीं पता है, तो गांव में कैसे पता होगा कि एक ही प्रकार के कार्य करने वाले लोग, व्यक्ति क्या कर सकते हैं? सहकारी सोसाइटी की स्थापना कर सकते हैं, ये तो पता ही नहीं है। तो याद रखिएगा, सबसे प्रमुख दोष क्या होता है इसमें? हम बोल सकते हैं कि जागरूकता का अभाव होता है, जागरूकता का अभाव है, ठीक है, समझना। उसके साथ साथ अगर एक व्यक्ति बना भी ले, कोई सदस्य मतलब कई सारे व्यक्ति मिलकर अगर समूह भी बना ले, समिति भी बना ले, तो उसमें याद रखिएगा एक कुशल प्रबंधक नहीं रहता, कुशल एक अच्छे से मैनेजमेंट करने वाला नहीं होता। तो अकुशल प्रबंधक इसके दोष है। उसके अलावा योग्य नेतृत्व करने वाला नहीं रहता, ये भी इसका एक प्रमुख दोष हो जाएगा। उसके अलावा व्यक्तिगत स्वार्थ, स्वाभाविक सी बात है, अगर 20 व्यक्ति खोले हैं तो बोलने की बात रहती है कि इसमें आर्थिक, सभी व्यक्तियों के आर्थिक सहभागिता है, आर्थिक लाभ के लिए खोला जाता है, लेकिन प्रत्येक व्यक्ति अपना निजी स्वार्थ तो कहीं ना कहीं देखता है, ठीक है। तो ये इसका प्रमुख दोष में से एक है, ठीक। तो याद रखिएगा, व्यक्तिगत स्वार्थ, योग्य नेतृत्व का अभाव, अकुशल प्रबंधक, उसके अलावा जागरूकता की कमी, ये भी लिख सकते हो, ठीक है, जागरूकता की कमी। और ये क्या है? ये तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। क्लियर? चलिए अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा सहकारिता का सामाजिक लाभ है? सहकारिता का समाज मतलब सहकारिता, अगर सहकारी समिति की आप स्थापना कर देते हैं, गठन कर देते हैं, तो उससे सामाजिक लाभ, समाज में क्या क्या लाभ होता है? तो शोषण का अंत होता है, स्वाभाविक सी बात है, जब सब लोग आपस में मिलकर कार्य करेंगे तो शोषण का अंत होगा, समाज में परिवर्तन आएगा, सहयोग व भाईचारा बढ़ेगा। तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन डी, ठीक, सभी हो जाएगा इसका आंसर। क्लियर? चलिए अगला है, खुली सदस्यता के सिद्धांत के अनुसार कोई भी व्यक्ति सहकारी समिति का सदस्य बन सकता है, ठीक है। 23वां क्वेश्चन देख रहे हैं, इंपॉर्टेंट है। खुली सदस्यता का मतलब क्या होता है? कोई भी व्यक्ति समिति का सदस्य बन सकता है और स्वेच्छा से उस समिति के सदस्यता को त्याग सकता है, ये आपको भी पता है। तो वही बोल रहा है, खुली सदस्यता के सिद्धांत के अनुसार कोई भी व्यक्ति सहकारी समिति का सदस्य तो बन सकता है, लेकिन क्या एक साहूकार जो गांव में ऋण देने का काम करता है, गांव में ऋण देने का काम कौन करता है? साहूकार। वो क्या किसी प्राथमिक साख समिति का सदस्य बन सकता है?
किसी प्राथमिक सहकारी साख समिति का मतलब क्या होता है, अगर कोई ऋण जमा कर दे वो भी उस समिति का सदस्य हो जाएगा, और अगर मतलब ऋण अगर ले ले तो भी उस समिति का सदस्य हो जाएगा, या अगर पैसा जमा कर दे तो भी उस समिति का सदस्य हो जाएगा। समझ रहे हैं? तो क्या ऐसी स्थिति में साहूकार प्राथमिक कृषि साख सहकारी समिति का सदस्य हो सकता है क्या? नहीं हो सकता, याद रखिएगा, नहीं हो सकता। एक साहूकार नहीं हो सकता जो गांव में, साहूकार याद रखेगा, ऐसा साहूकार जो गांव में ऋण देने का कार्य करता है, वो प्राथमिक कृषि साख सहकारी समिति का सदस्य नहीं हो सकता। क्लियर? चलिए अगला है 24वां, सब के लिए, सब एक के लिए व एक सब के लिए, समझ रहे हैं, का किस स्वरूप को प्रकट करता है? भाई एक सब एक के लिए होंगे, जब हम 20 लोग मिलकर, कम से कम 20 लोग मिलकर या 10 लोग मिलकर आपस में एक समिति बनाए तो सब कोई एक के लिए हो जाएंगे, और एक व्यक्ति सब के लिए काम करेगा तो एक सब के लिए, यही सिद्धांत पर तो कार्य करता है ना। तो सब एक के लिए व एक सब के लिए का किस स्वरूप को प्रकट करता है? तो क्या है? ऐच्छिक संगठन है, क्या प्रजातांत्रिक नियंत्रण को प्रकट करता है, क्या पारस्परिक सहयोग व एकता को करता है, या सेवा भावना को? तो आंसर हो जाएगा इसका सी, या तीसरा पारस्परिक सहयोग व एकता को प्रकट करता है। ठीक, अगला है 25वां, भारत में सहकारिता आंदोलन का प्रारंभ भारतीय दुर्भिक्ष आयोग की सिफारिशों पर बने सहकारी साख समिति अधिनियम के तहत माना जाता है, जो कि पारित हुआ था। मैं आपको अभी बताया, देखिए पहला क्वेश्चन मैं आपको बताया था, दूसरा ही क्वेश्चन था, एक सेकंड दिखा रहा हूं आपको, कि इसमें लिखा था कि सहकारी सोसाइटी अधिनियम भारत में सबसे पहले कब आया। आपको मैं आंसर लगवाया हूं 1912, लेकिन यहाँ पर क्या बोल रहा है, अगर क्वेश्चन आ जाए कि सहकारी सोसाइटी अधिनियम भारत में सबसे पहले कब आया, तब आपको आंख बंद करके 1912 लगाना है। लेकिन अगर यहाँ पर बात की जाए, यहाँ पर क्या बोला है, भारतीय दुर्भिक्ष आयोग, ये दुर्भिक्ष है ना, भारतीय दुर्भिक्ष आयोग की सिफारिश पर, याद रखिएगा, आयोग की सिफारिश पर सबसे पहले अगर कौन सा मतलब सिफारिश पर कौन सा अधिनियम आया, सहकारी अधिनियम कब आया, तो याद रखना आपको लगाना है 1904 लगाना है। समझ रहे हैं? भारतीय दुर्भिक्ष आयोग की सिफारिश पर सबसे पहले सहकारी साख समिति अधिनियम कब आया, तो 1904 लगाना है। क्लियर? तो दो अलग अलग चीजें हैं। अगर आयोग के क्वेश्चन से, अगर रिकमेंडेशन से अगर दे दे कि आयोग के इस किस आयोग के रिकमेंडेशन से या सिफारिश से सहकारी साख समिति अधिनियम आया, तब आपको लगाना है, याद रखिएगा, भारतीय दुर्भिक्ष आयोग की सिफारिश पर 1904 में। लेकिन डायरेक्ट क्वेश्चन दे दे कि भारतीय साख, या बोल सकते हैं सोसाइटी अधिनियम, भारतीय समिति अधिनियम कब पारित हुआ भारत में सबसे पहले, तब आपको 1912 लगाना है। क्लियर है? ठीक, अगला है 26वां है, राज्य में सहकारी संस्थाओं के चुनाव करवाने हेतु नोडल अभिकरण या नोडल संस्था कौन सी है? तो राज्य में अगर सहकारी संस्था का चुनाव कराना है तो नोडल अभिकरण कौन होता है? तो वो है राज्य निर्वाचन आयोग। ये मैं आपको कल के वीडियो में भी बता चुका हूं, राज्य निर्वाचन आयोग। अगला देखते हैं, भारत की सबसे बड़ी सहकारी समिति कौन सी है? भारत की सबसे बड़ी सहकारी समिति, पहले ही वीडियो में बताया था, भारत की सबसे बड़ी सहकारी समिति कौन सी है, सहकारी सोसाइटी कौन सी है? वो है इफको। आप कमेंट करके बताइए कि इफको का फुल फॉर्म क्या होगा, इफको का फुल फॉर्म क्या होगा। ठीक है, इफको। ठीक, चलिए अगला देखते हैं, 97वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है? तो अभी फिर से बताया था मैं, तो और एक बार आपको बता दूं, 97वां संविधान संशोधन ये आपका आया था 2011 में, जो कि किससे संबंधित है? सहकारिता से संबंधित है। ठीक, चलिए अगला है, भारत में स्थापित पहला सहकारी बैंक कौन सा था? भारत में स्थापित पहला सहकारी बैंक, लगा लीजिए, ऐसे ऐसे क्वेश्चन दे देता है कई बार। भारत में स्थापित पहला सहकारी बैंक कौन सा था? तो आंसर हो जाएगा अन्योन्या सहकारी बैंक। अन्योन्या सहकारी बैंक भारत में स्थापित पहला सहकारी बैंक है, जो कि गुजरात के कहा, वडोदरा में, गुजरात के वडोदरा में सबसे पहले खोला गया था। समझ रहे हैं? तो गुजरात के वडोदरा में सबसे पहले भारत का प्रथम सहकारी बैंक खोला गया था, जिसका नाम क्या है? अन्योन्या सहकारी बैंक है। ठीक, चलिए अगला है, निम्नलिखित में से किस वर्ष 0% ब्याज दर पर अल्पकालीन ऋण दिया जा रहा है? छत्तीसगढ़ में 0% ब्याज दर पर अल्पकालीन ऋण दिया जा रहा है। अल्पकालीन ऋण कौन देता है? प्राथमिक कृषि साख सहकारी समिति, यही देता है, सहकारी समिति यही अल्पकालीन ऋण देने का काम करता है। तो ये तो लगभग 2004-5 से लेकर
2005-6 ये यहाँ से ही अल्पकालीन ऋण देना शुरू किए थे, और उस समय जब देते थे तो 9% ब्याज दर पर देते थे। लेकिन वर्तमान में 0% ब्याज दर पर अल्पकालीन ऋण दिया जा रहा है कृषकों को, समझ रहे हैं? बीज के लिए, उर्वरक के लिए, कई प्रकार के काम करने के लिए। तो 0% ब्याज दर पर दिया जा रहा है। तो कब से दिया जा रहा है, यही क्वेश्चन आ रहा है। तो याद रखिएगा 2014-15 से दिया जा रहा है 0% ब्याज दर पर। क्लियर? ठीक, ये रहा कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यू। उम्मीद कर रहा हूं आपको समझ में आया होगा। वीडियो अगर समझ आई हो या वीडियो अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।